हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और कल के दिन ही मैंने आपसे बात करी थी पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग के बारे में, और आज ही देख लो क्या हो गया। मतलब आप लोगों के माइंड में, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के माइंड में एक क्वेश्चन बहुत टाइम से है, एंड दे आर आस्किंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब लोग पूछे जा रहे हैं बार बार कि वेयर इज़ बिग रैमी, मैं बिग रैमी को कवर क्यों नहीं करता, बिग रैमी कहाँ पर हैं, क्या बिग रैमी गायब हो गए हैं, क्या बिग रैमी रिटायर हो गए हैं, क्या बिग रैमी कभी वापस आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में देखने को मिल ही जाते हैं। तो आज आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, बिकॉज बिग रैमी इज बैक। यस गाइस, पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग में बिग रैमी का नाम है, यानी बिग रैमी इज गोइंग टू बी कमिंग बैक टू पिट्सबर्ग प्रो गेस्ट पोजिंग। यस, अब आएगा मज़ा। एक बहुत लंबे टाइम से हम बिग रैमी को देखना चाह रहे हैं, किस कंडीशन में है। ना उनकी कोई ट्रेनिंग अपडेट्स आ रही हैं, ना उनकी कोई फिजिक अपडेट्स आ रही हैं। बीच में उन्होंने एक दी थी आई थिंक 2-3 महीने पहले। उसके बाद से ही हैज़ बीन साइलेंट। उसके बाद से उन्होंने कुछ भी शेयर नहीं करा, पूरी तरह से गायब हो गए, और अभी भी ट्रेन करते हुए नहीं लग रहा है। जो भी उनकी अपडेट्स आती हैं आप खुद देखो किस तरह की आती हैं। देखा आपने, एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं, एक्टर बन चुके हैं पूरी तरीके से। फिजिक अपडेट तो कोई आ ही नहीं रही। हाँ, टी शर्ट्स वगैरह के अंदर इनकी फिजिक अपडेट हमें दिख जाती है, थोड़े बहुत आर्म्स दिख जाते हैं, बट यस, उसके अलावा वी डोंट हैव एनी आइडिया कि बिग रैमी इस टाइम पर कैसे लग रहे हैं, कैसी उनकी फिजिक लग रही है। स्टेम सेल्स थेरेपी कितना उन पे वर्क कर चुकी है, बिकॉज बहुत टाइम से गाइस उनकी बैक को हमने नहीं देखा। अभी रिसेंट में जो उन्होंने अपडेट शेयर भी करी थी, उनके अंदर भी बिग रैमी की बैक की अपडेट नहीं थी, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तो हमें नहीं पता बिग रैमी पे ये चीज़ें कैसे काम करी हैं, उनका ट्राइसेप्स किस तरह से इंप्रूव करे हैं। बट जहाँ तक उन्होंने इस तरह से अपने आप को हाइड करके रखा है इतने लंबे टाइम से, तो इसका एक अच्छा रीज़न यही समझ में आता है कि वो चीज़ें साइलेंटली कर रहे थे, एंड जब वो कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे इस बारे में, तब ही डिसाइडेड टू कम बैक। तो पिट्सबर्ग प्रो एक बहुत ही स्टेपल शो है आईबीबी का, और वहाँ पर आपका आना, वहाँ पर गेस्ट पोस्ट करना इज़ वेरी वेरी बिग थिंग। अब देखो, एक चीज़ आपको मैं और बताता हूँ। पिट्सबर्ग प्रो का गेस्ट पोजिंग का इनवाइट दिया जाता है हर एक एथलीट को, जिसको वो बुलाना चाहते हैं उसको। और अगर आप वहाँ नहीं आए तो मैन, मतलब ये एक इनवाइट इस तरह से नहीं है कि आप आ जाओ मैरिज वाला इनवाइट हो गया, नहीं। ये एक अल्टीमेटम है, जहाँ पे अगर आप नहीं आए तो आपको बहुत ही सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। और ये चीज़ हमने बिग रैमी के केस में भी देखी, बिकॉज बिग रैमी चलो मिस्टर ओलंपिया में थोड़े से डाउन थे, उस तरह से नहीं थे, वहाँ पे हार्डी चुपन वॉज बेटर, ऑब्वियसली हम मान सकते हैं ये चीज़। बट उसके बाद आर्नो क्लासिक में सैमसन डॉडा, एंड्रू जैट और दूसरे एथलीट्स के सामने क्या बिग रैमी कहीं भी लैक करते थे? नो गाइस, वो आई बिलीव बिग रैमी का बेस्ट पैकेज था टिल डेट, लास्ट के ईयर्स में जो हमने देखा है। मतलब यस, स्टार्टिंग के ईयर्स में 2014-2015 जब उनके मसल्स बहुत ज़्यादा फुलनेस कैरी करते थे, ट्राइसेप्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उस टाइम पे तो थे ही वो। लेकिन उसके बाद काफ़ी टाइम से जो उनकी फिजिक डिटोरिएट हो रही थी, काफ़ी टाइम से जो उनकी फिजिक थोड़ी सी डाउन होती जा रही थी, उनके मसल्स नर्व डैमेज का शिकार होते जा रहे थे, उस चीज़ को उन्होंने किसी तरह हैंडल करा, अपनी कंडीशन पे वर्क करा, और आर्नो क्लासिक में एक बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज लेकर आए थे बिग रैमी। और मैंने इसके बाद कंपैरिजन वीडियोस भी बनाए थे, जहाँ पर मैंने दिखाया था कि बिग रैमी कैसे एंड्रू जैट को बीट कर रहे थे, और साथ ही सैमसन डॉडा को भी बीट कर रहे थे। बट यस, हमने क्या देखा? हमने कुछ ऐसा नहीं देखा। हमने देखा बिग रैमी को आई थिंक 5th प्लेस पर आते हुए। दैट वाज नॉट एट ऑल गुड, बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं थी। लेकिन अब बिग रैमी वापस आ रहे हैं पिट्सबर्ग प्रो में, तो ये अल्टीमेटम मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अगर आप यहाँ पे नहीं आए ना, चाहे वो डायरेक्ट ही क्यों ना हो, मतलब उसी साल उनको अल्टीमेटम एक इशू हो जाता है, उसी साल उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे मिस्टर ओलंपिया में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैसे आते हो या आपका कितना बड़ा नाम है। बाकी गाइस, अगर मैं इस लिस्ट की बात करूं तो इस लिस्ट में बिग रैमी का नाम देखो सबसे बड़ा है, बिकॉज लोग उनका बहुत ज़्यादा ना वेट कर रहे हो। जितना ज़्यादा आप कम दिखते हो, उतना ज़्यादा लोगों में एक्साइटमेंट बनती है आपको देखने के लिए कि आप किस तरह का पैकेज लेकर आने वाले हो। सब जानना चाहते हैं कि बिग रैमी ने क्या क्या चेंजेस करे हैं, कितनी उनमें जान बाकी है, कितना वो कम्पीट कर सकते हैं और भी ज़्यादा, और किस तरह की फिजिक। तो बिग रैमी इज़ अ वेरी बिग नेम, जो इस शो का बहुत ज़्यादा बड़ा अट्रैक्शन है। उसके बाद गाइज, अगर मैं बात करूँ दूसरे एथलीट्स की, तो ब्रैंडन करी मैन इस साल यहाँ पर फिर से नहीं होंगे, लास्ट ईयर भी नहीं, तो उससे पहले ब्रैंडन करी हमेशा गेस्ट पोस्ट करने आते थे। बट आई डोंट नो अब इस बार उन्होंने क्यों डिसाइड करा, या फिर उनको इनवाइट ही नहीं दिया गया, हो सकता है। बट यार, साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि मैं दुबई प्रो में compete करने का सोच रहा हूँ। तो अगर वो ऐसा सोच रहे हैं गाइस, तो 2 बार पीक करने का वो चूज़ नहीं कर रहे होंगे, उस कंडीशन में अपनी बॉडी को डालना, स्पेशली विद हिज एज और जिस तरह से उनकी फिजिक थोड़ी सी डाउन होती जा रही है। तो इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया होगा। अगर इन्वाइट मिला है तो अभी हमें कंफर्म नहीं है कि उन्हें इन्वाइट मिला भी है या नहीं। बाकी नेक्स्ट एथलीट की बात करूँ तो यहाँ पर होंगे गाइस निक वॉकर। इनकी बात हमने कल भी करी है। निक विल बी हियर टू बी द स्टार ऑफ द शो, मतलब वो प्रॉपर कॉन्टेस्ट रेडी शेप में होंगे। 1 वीक बाद ही उनका शो है न्यूयॉर्क प्रो।
तो एक सबसे अच्छी फिजिक आई थिंक जिसकी यहाँ पर मिल सकती है हमें देखने को, जिसकी कंडीशन देखने को मिल सकती है, जिसकी फिजिक में डिटेल देखने को मिल सकती है, वो है निक वॉकर। और मैन वो एक तरह से ना पूरे शो को ले जाएंगे गेस्ट पोजिंग के थ्रू, अगर उन्होंने एक ज़बरदस्त पैकेज यहाँ पर लाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। और अगर ऐसा नहीं कर पाए मैन, तो इस तरह से उनकी हाइप पूरी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर कर दिया तो एक चीज़ ये भी होगी कि न्यूयॉर्क प्रो में जो भी उनके कंपेटिटर्स कंपीट करने वाले हैं, सब के सब हक्के बक्के रह जाएंगे। सबको पहले से ही वो रह जाएगा कि मैन हम तो जानते थे निक वॉकर ही ये शो जीतेंगे, उसके बाद भी वी वर प्रिपेयरिंग। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर दिख रहा है मैन, इनका कौन सामना करेगा, मतलब एक तरह से ना सबको वो डरा देंगे पहले के पहले ही। तो वो चीज़ तो होनी ही है। और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट कल भी मैंने बोला था पास कर देंगे वो मिस्टर ओलंपिया के लिए, डायरेक्ट के लिए, कि भाई देखो अब आ रहा हूँ मैं, अब बच के रहना, इस बार नहीं छोड़ूंगा। लास्ट ईयर तो मैं कम्पीट नहीं कर पाया किसी रीज़न से, बट इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आई विल बी देयर अपनी फुल फोर्स में, अपने बेस्ट पैकेज के साथ, एंड आई बीन वर्किंग रियली हार्ड फॉर दैट। बाकी उसके बाद गाइस सैमसन डॉडा, यस सैमसन डॉडा अगेन इज गोइंग टू बी देयर गेस्ट पोजिंग इन पिट्सबर्ग प्रो। लास्ट ईयर सैमसन डॉडा को इन्वाइट मिला था, लास्ट ईयर उन्होंने गेस्ट पोज करी, इस बार भी उनको इनवाइट मिला। अब देखो वो टॉप 5 टॉप 3 के कंटेंडर हो गए गाइस। अब उनको बिल्कुल भी IFBB इग्नोर नहीं करेगी अनलेस एंड अनटिल वो बहुत ज़्यादा कोई बड़ा ब्लंडर ना कर दें। और उसके अलावा आई थिंक वो सब जगह अवेलेबल होने वाले हैं। तो हम सैमसन डॉडा का भी एक अच्छा पैकेज यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि वो कंडीशन उनकी बेटर तो होती जा रही है। पता नहीं किसके अंडर वो ट्रेन होंगे, अपनी वाइफ के अंडर ही प्रेप करके आएंगे। लेकिन हाँ, देखने में मज़ा आएगा सैमसन और निक की भिड़ंत भी, और साथ में निक और डेरेक की भिड़ंत भी। ये भिड़ंत पता नहीं, आई डोंट नो कैसे मुझे ये वर्ड याद आ रहा है, बट ठीक है। तो ये बैटल्स देखने को मज़ा आएगा। बाकी ये भी देखने में मज़ा आएगा कि सैमसन डॉडा डायरेक्ट के सामने कैसे लगते हैं। लेकिन हाँ, ये तो मैं बताना भूल गया कि डेरेक लंसफर्ड हमारे लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया, उनका नाम भी इस गेस्ट पोजिंग में आ चुका है। जहाँ से हर चीज़ स्टार्ट हुई थी वहीं से गो बैक टू सर्कल जा रही है, वहीं से गोइंग बैक टू सर्कल्स। तो डेरेक लंसफर्ड भी यहाँ पे होंगे। उसके अलावा गाइस एक बहुत ही अच्छा नाम एंड्रू जैक्ट का, यस एंड्रू जैक्ट इज़ गोइंग टू बी हियर इन पिट्सबर्ग प्रो गेस्ट पोजिंग। लास्ट ईयर उनको इन्वाइट आई थिंक मिला था, बट उसके बाद वो गेस्ट पोज करने नहीं आए थे। अब एंड्रू जैक्ट बहुत टाइम बाद हमें स्टेज पर दिखेंगे इन 6 वीक्स, यस 6 वीक्स 7 वीक्स हैं पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग में, और वहाँ पर हम एंड्रू को देखेंगे। आई बिलीव गाइज वो पूरा शो लेकर जा सकते हैं अगर इंप्रूवमेंट्स बहुत ज़्यादा नास्टी रही हैं, बहुत अच्छी रही हैं इंप्रूवमेंट्स। कंडीशन उन्होंने नेल कर दी, तो 6 फीट 2 इंचेस एब्सोल्युटली अ फ्रीक। और इतने अच्छे वो लगने वाले हैं ना, उनके एस्थेटिक्स जिस तरह से हैं, मेरे हिसाब से वो शो ले जाएंगे अगर वो अपनी कंडीशन अच्छी करके आ गए। या फिर इवन साइड पोजीज में उनकी थिकनेस भी अच्छी खासी एडिड है। और अगर ऐसा नहीं होता तो मैन एवरीबडी इज़ गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज एंड्रू को आप जानते हो कि वो इतनी ज़्यादा फिजिक अपडेट हमें देते नहीं हैं। कभी भी उनको आप वर्कआउट करते हुए देखोगे वो कट स्लीव्स पहने होंगे और सिर्फ उनके हाथ विजिबल होंगे। बहुत रेयरली होता है कि हम उनको फिजिक अपडेट देते हुए देखते हैं, उनकी फिजिक को विटनेस कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम एंड्रू को देखेंगे और पता लगेगा कि एक्चुअल में व्हाट हैज़ बीन द प्रोग्रेस, क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या चेंजेस हुए हैं, क्या चीज़ें नई ऐसी इंट्रोड्यूस करी गई हैं साइको लुइस के द्वारा, क्रिस असीतो के द्वारा, जिन्होंने एंड्रू को एक्चुअल में एक कंटेंडर बना दिया बड़ा स्ट्रांग वाला। क्योंकि देखो इतने बड़े बड़े एथलीट्स के बीच में ये सारे आई थिंक इनमें से टॉप 3 वाले एथलीट्स हैं मोस्टली, और कई सारे तो ऐसे एथलीट हैं जो मिस्टर ओलंपिया जीत चुके हैं। तो उनके बीच में एंड्रू जैक्ट का नाम आना, जो लास्ट ईयर टॉप 5 आई थिंक क्रैक कर चुके हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है इनके लिए। बाकी हंटर लब्राडा, यस 2022 के टॉप 4 आने वाले एथलीट हंटर लब्राडा इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी देयर। हंटर को ना बहुत ज़्यादा पसंद है गेस्ट पोजिंग करना, और वो इसी तरह रेस्पेक्टेबल वे में हर जगह जहाँ पे भी उन्हें बुलाओ पहुँच जाते हैं, बहुत अच्छे से फ्रेंडली होकर गेस्ट पोज करते हैं। और ये चीज़ ना IFBB को बहुत पसंद आती है। तो हंटर लब्राडा भी यहाँ पे होंगे, और साथ में पता क्या होगा, उनका हैट, यस हंटर लब्राडा विद इज सिग्नेचर हैट। ये चीज़ हम कैसे मिस कर सकते हैं। तो देखते हैं, हंटर अपने बिगेस्ट वर्जन के साथ होंगे। अब देखो उनका बिगेस्ट वर्जन हमने अभी गेस्ट पोजिंग में देखा था, अब ये देखना बाकी है कि इन सब के सामने ये टॉप कंटेंडर्स के सामने यहाँ पर ये कैसे लगते हैं। बिकॉज देखो भाई, अकेले में किसी की फिजिक देखना और कितने ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं, कितने ज़्यादा मैच उन्होंने गेन कर लिए, वो एक अलग ही चीज़ है। जब आप एक्चुअल में टॉप 3 टॉप 4 टॉप 2 और मिस्टर ओलंपिया विनर के सामने खड़े होकर गेस्ट पोज करो ना, तो तब आप स्टैंड करके बताओगे कि भाई मैं यहाँ पर स्टैंड करता हूँ और कितने ज़्यादा मेरे चांसेस हैं अगेन दोबारा से टॉप 4 क्रैक करने का। नहीं तो आप फिर से कहीं ना कहीं शैडो में हो जाओगे और वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो अगर यहाँ पर हंटर करके दिखा देते हैं कुछ ज़बरदस्त, तो मज़ा आ जाएगा। बाकी वैसी कंडीशनिंग की मैं बात नहीं कर रहा, उसके अलावा भी गाइस कई सारे ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ना अपनी छाप छोड़ सकते हो। तो वही चीज़ है, हंटर को वही चीज़ करनी है, क्योंकि कंडीशन तो हर कोई यहाँ पर नहीं होगा। पीक सब हिट करके आएंगे किसी न किसी तरीके से, जितनी इनकी कंडीशन होगी उस हिसाब से ही। लेकिन हाँ, आई थिंक सबसे ज़्यादा कंडीशन यहाँ पे निक वॉकर ही होंगे बिकॉज ऑफ इस शो। उसके अलावा आई डोंट थिंक कोई ऐसा होगा। बाकी बिग रैमी मैन बिगेस्ट अट्रैक्शन आपको पता लग गया, बिग रैमी यहाँ पे होने वाले हैं।
अब देखो उनके शायद फिजिक अपडेट्स भी आने शुरू हो जाएं, तो चैनल पर बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसे ही आएंगी मैं सब कुछ शेयर करूँगा यार। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि बिग रैमी के बारे में सुन के आपको कैसा लगा। मतलब ये एक ऐसा नाम है ना, हम लोग सोच रहे थे कि पिट्सबर्ग प्रो में शायद हमें बिग रैमी देखने को मिल जाए। हम सब एक्साइटेड तो थे इस चीज़ के लिए, बट हमें उम्मीद उसके बाद भी बहुत ही डाउन थी। मतलब हम ऐसे सोच रहे थे कि हो सकता है देखने को मिल जाए, लेकिन लग रहा था कहीं ना कि बिग रैमी शायद नहीं दिखेंगे, बिकॉज काफ़ी टाइम से वो गायब हैं। अब आई थिंक ऐसा लग रहा था रिटायर भी हो जाए वो, लेकिन मैन ही इज़ बैक। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है स्पोर्ट के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, और एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला एस्पेक्ट ये चीज़ ला के खड़े कर देगी। और अगर बिग रैमी पहले जैसे आ गया ना मैन, तो सोच लो हर किसी की लगने वाली है बढ़िया करके। बिकॉज बिग रैमी अब पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग में आएंगे और उनको पसंद तो करा ही जाएगा। लोग कितने ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उनको, वो तो आपको सबको पता ही है। साथ ही देखो हार्डी चुपन को यहाँ इन्वाइट नहीं मिला, और हार्डी चुपन वो भी वीज़ा की वजह से भी आई थिंक नहीं आ पाएंगे। तो ये चीज़ एक उनके अगेंस्ट और जाती है, जो कहीं ना कहीं जाकर पॉलिटिक्स का रूप ले लेती है। क्योंकि देखो आपका मेन चैम्पियन, आपका 2 टाइम्स आर्नोल्ड क्लासिक चैम्पियन अगर यहाँ नहीं होगा किसी भी रीज़न से, आपने इनवाइट नहीं भेजा या फिर वो आ नहीं पा रहा किसी रीज़न से, तो मैन दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट, स्पेशली फॉर द बॉडी बिल्डर। और यही चीज़ हमें देखने को मिलने वाली है। बाकी अब चलते हैं इस नेक्स्ट अपडेट पर, तो वो है बहरूस तमानी की। और बहरूस तमानी इस वक्त ऑफ सीज़न में है, अपने बिगेस्ट वर्जन के साथ हैं। यस गाइस, इन्होंने 280 पाउंड्स को टच कर दिया है। इस वक्त यही 11 वीक्स आउट और 280 पाउंड्स पर भी ही इज़ लुकिंग रियली गुड। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि कोई गट बाहर आ गया है या शेप को सेक्रीफाइस करा है, नहीं, बहुत ही बैलेंस फिजिक है इनकी। और इस वक्त ये हैं 11 वीक्स आउट फ्रॉम एम्प्रो प्रो। तो इटली और स्पेन यानी कि दोनों ही शोज़ जो होने वाले हैं 11 वीक्स के बाद, 11-12 वीक्स में, उन दोनों में ही ये कम्पीट करते हुए दिखेंगे। और दोनों में ही आई बिलीव क्रीजो भी होने वाले हैं। क्रीजो अपना टाइटल बचाएंगे एम्प्रो प्रो में। और देखो अब मज़ा आएगा इस चीज़ का, क्रीजो के लिए क्वालिफिकेशन पाना बहुत ही मुश्किल करने वाले हैं ये बहरूस तबानी। बिकॉज गाइज वहाँ पर बहरूस के साथ हमें देखने को मिलेंगे आंद्रिया प्रेस्टी भी। आंद्रिया प्रेस्टी वैसे ही काफ़ी डेंजरस हैं, इंप्रूवमेंट्स करके आ रहे हैं अच्छा टाइम ऑफ लेके। अब बहरूस तबानी भी है वहाँ पर। और देखो बहरूस तो बहुत ज़्यादा सिग्नेचर कंडीशन लाते हैं, इनको तो कहीं से भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये इनकी पोजिंग देखो, इन्होंने जो अभी फिजिक अपडेट दिए कितने इंक्रेडिबल ये लग रहे हैं, कितने ज़्यादा बैलेंस लग रहे हैं। अब देखो इनके बारे में ना अभी एक पॉडकास्ट में बात हुई थी, वहाँ पे माइलोस जो इनके कोच हैं उन्होंने कहा था कि बहरूस कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट आते हैं। यस, उनको अपनी कॉर्ड्स पर थोड़ा सा वर्क करना है, जिसके बारे में जे कटलर ने फ़ौरन पता क्या रिस्पॉन्ड करा। जे कटलर ने ये बोला, मैन आप क्या बोल रहे हो, इनकी कॉर्ड्स तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी डेवलप लगती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मास लगती है उस पर। मुझे नहीं लगता इनको कुछ भी चाहिए, मुझे लगता है इनको बस इसी तरीके से अपनी कंडीशन नेल करके आना है हमेशा, और इंप्रूवमेंट्स करती रहनी है थोड़ी बहुत। तो इस तरह का रिस्पॉन्स था जे कटलर का। अब देखो गाइज, मैं भी ये मानता हूँ कि कॉर्ड्स बहुत अच्छी डेवलप्ड हैं, और इनफैक्ट क्रीजो को बीट करना इनके लिए इसलिए और पॉसिबल है गाइज क्योंकि इन्होंने सैमसन डॉलर जैसे एथलीट को, जो टॉप 3 आ चुके हैं मिस्टर ओलंपिया में और जो लास्ट ईयर आर्नोल्ड क्लासिक के विनर हैं, उनको एक बहुत ही कड़ी बैटल दी है, बहुत अच्छा मुकाबला करा है। कई सारे पोजेस में सैमसन को बीट कर रहे थे, और कंडीशनिंग में तो डेफिनेटली सैमसन को बीट कर रहे थे। वो बात अलग है कि सैमसन के एस्थेटिक्स इतने सुपीरियर हैं कि कई सारी चीज़ें ना हाईलाइट नहीं हो पाती, और वही चीज़ उनके काम आती है। लेकिन हाँ मैन, बहरूस इसलिए भी ख़तरनाक है। और एक चीज़ और, आपने शायद ये सोचा नहीं होगा, शायद मैंने भी अभी तक रिवील नहीं करा, मुझे भी अभी पता लगा है, बहरूस तबानी दुबई प्रो में भी जाने वाले हैं। अरे मैंने बात तो करी थी इस बारे में, राइट, हाँ ठीक है। तो बहरूस तबानी दुबई प्रो में भी जाने वाले हैं। अब दुबई प्रो में कौन कौन आ रहा है, अभी तक 2 नाम कंफर्म है ओपन डिवीजन में, एंड्रू जैक्ट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम का गैप लेने के बाद, और दूसरे हैं नेक्सिला। तो मैन ये दोनों वहाँ पर आ रहे हैं और बहरूस तबानी वहाँ पर होंगे। तो आप सोचो कितना मुश्किल कर देंगे दूसरों के लिए चीज़ें। मतलब ठीक है, एंड्रू जैक्ट एक बहुत सुपीरियर बॉडी बिल्डर हैं, बहुत अच्छे एस्थेटिक्स हैं, बहुत अच्छी मास कैरी करते हैं, बहुत अच्छे एस्थेटिक्स हैं, बहुत ही इंक्रेडिबल शेप है, बहुत ज़बरदस्त जेनेटिक्स है। लेकिन उसके बाद भी गाइस जो चीज़ नहीं है वो है कंडीशनिंग और थिकनेस। लेकिन बहरूस तबानी ये चीज़ कहीं भी लैक नहीं करते। बहरूस की कंडीशनिंग इज़ अ स्टेपल, इज़ अ स्टैंडर्ड। जहाँ पे भी वो कम्पीट करा है ना इन्होंने, वहाँ पर एक स्टैंडर्ड बना के छोड़ दिया अपनी कंडीशनिंग के बेस पर। तो मुझे बिल्कुल इस बारे में कोई शक नहीं है कि बहरूस अगर वहाँ नहीं भी जीते तो भी एंड्रू चैट के लिए, नेक्सिला के लिए, और जो भी एथलीट्स वहाँ पे कम्पीट करने आएंगे उन सब के लिए चीज़ें बहुत ही डिफिकल्ट करने वाले हैं। टॉप 5, टॉप 4, टॉप 3, इवन द विनर, अगर कोई और दूसरा एथलीट बहुत बड़ा वाला कम्पीट नहीं करता है, इवन द विनर ही कैन बी। तो ये चीज़ बहुत मज़ेदार होगी, और ये शो तो बहुत ही मज़ेदार होगा। मतलब एंड्रू के सामने बहरूस एक बहुत ही आई कैचिंग शो होगा ये। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है कियान पियर्सन के बारे में। और कियान पियर्सन मैन हर 3-4 दिन में ना एक फिजिक अपडेट हमें इस तरह की दे रहे हैं, जहाँ पे वीडियो में पूरा पोस्ट वगैरह करते हैं एंड हर कोई देखता रह जाता है, क्योंकि ही इज़ लुकिंग इंसेनली गुड। ये इस वक्त बहुत ज़्यादा मसल मास कैरी कर रहे हैं। ऑफ सीज़न में ये तो बनता ही है, पैट्रिक टूरिन को इस तरह से ही काम करवा रहे हैं। लेकिन हाँ, साथ में इनके प्रपोर्शंस मैन बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रहा है। प्रपोर्शंस आर लुकिंग इंसेन, बहुत ही कार्टूनिश कैरेक्टर जैसे लग रहे हैं। आप देखो मैन कितने खूबसूरत फिजिक है ये, और इनकी वेस्ट देखो कितनी स्मॉल सी है।
मुझे एब्सोल्युटली ये लगता है कि अगर डेरेक के साथ कभी इनका मैं कंपैरिजन करता हूँ, वैसे अब मैंने कंपैरिजन बनाने छोड़ दिए हैं, लेकिन अगर मैं बनाता होता तो मैं ज़रूर बनाता डेरेक लैंसफोर्ड और क्योन पियर्सन का कंपैरिजन वीडियो। और वहाँ पर मुझे टोटली बिलीव है कि क्योन पियर्सन सिर्फ एक चीज़ में थोड़ा सा बीट होते हैं, और वो है बैक डबल बाइसेप। यस गाइस, बैक डबल बाइसेप एक डायरेक्ट का ही पोज होता है, जहाँ पर कोई डाउट नहीं होता मुझे। लेकिन उसके अलावा जितने भी पोज हैं, आई थिंक वहाँ पर क्योन अगर नहीं जीतते, या तो जीतते या फिर नहीं जीतते, और जहाँ नहीं जीतते वहाँ भी बहुत स्ट्रॉन्ग बैटल देते वो डेरेक लैंसफोर्ड को। बिकॉज डेरेक से बहुत ज़्यादा अच्छी फिजिक है, ये बहुत अच्छे प्रपोर्शंस है, ये कंडीशनिंग में कहीं भी लैक ये नहीं करते। आर्म्स देख लो आप, इनके डायरेक्ट जैसे नहीं है, सॉफ्ट साइड पर। अब आप लोगों में से ना कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि डायरेक्ट लैंसफोर्ड का हेटर हूँ मैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट की देखो, मैंने कितने अच्छे वीडियो बनाए हैं जब वो मिस्टर ओलंपिया नहीं थे। लेकिन जो चीज़ है वो है, उनकी कंडीशनिंग को लेके क्वेश्चन उठता है। सिर्फ मैं ही नहीं उठा रहा, बहुत सारे लोग उठाते हैं। उनके वीडियोस पे आप जाके देख लो, यूट्यूब के लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं इसी चीज़ों को लेके। और सच बात है ये मैन। और अगर मैं हूँ भी हेटर तो हूँ, जो चीज़ दिख रही है वो दिख रही है। अगर कंडीशन अच्छी हो गई तो मैन, इसमें बुरा क्या है? कंडीशन अच्छी करके लाओ आप हार्डी को देखो कितनी ज़बरदस्त कंडीशन लाते हैं, निक को देखो कितनी ज़बरदस्त कंडीशन लाते हैं, राफेल बैंडो को देखो। अब ये सब लोग मुझे कोई पैसे तो नहीं दे रहे ना। जो चीज़ दिख रही है, मैं ऑनेस्ट होकर अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। आपको समझ आती है तो ठीक, नहीं समझ आती तो प्लीज़ कमेंट में बता देना यार, अपनी ओपिनियन मैं वो भी समझ लूँगा। लेकिन एक बिल्कुल ना स्पोर्टिंगली लो और बहुत ही अनबाइस्ड होकर देखो कोई भी ओपिनियन मैन। किसी की भी ओपिनियन को रेस्पेक्ट करो, अपनी ओपिनियन भी दो, ताकि दूसरा भी उसको रेस्पेक्ट कर सके। तो वही है, मुझे लगता है कि क्योन पियर्सन इज़ वेरी डेडली एंड बेटर देन डेरेक लैंसफोर्ड। इनकी फिजिक में इस वक्त एक ही चीज़ मिसिंग लगती है, और वो है मसल मैच्योरिटी। और वो तो मैन एक ऐसी चीज़ है जो विद टाइम ही आएगी। आप इस तरह से उसको ला नहीं सकते, उसके लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा, संघर्ष करना ही पड़ेगा जिम के अंदर। अपने मसल्स को लगातार बीट करना ही होगा, तभी मसल मैच्योरिटी ऐड होगी। और उसके बाद दिस पर्सन विल बी अ क्योन पियर्सन जिसको कोई भी बीट नहीं कर पाएगा बहुत लंबे टाइम तक। बाकी क्योन पियर्सन को पता है कि शॉन क्लाइडा इज़ कमिंग विथ फुल फोर्स, इनको बीट करने के लिए, अपना टाइटल दोबारा लेने के लिए। बट डेफिनेटली गाइज, मुझे नहीं लगता कि अगर क्योन पियर्सन इसी तरह से इंप्रूव करते गए तो सिर्फ एक मसल मैच्योरिटी के बेस पर शॉन क्लाइडा को टाइटल दोबारा दे दिया जाएगा। अब बार बहुत ज़्यादा ऊपर होता जा रहा है, एक बैटल तो हमें डेफिनेटली बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, इसके लिए थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा। अभी ये कहीं किसी शो में कम्पीट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है क्योन का नाम भी हमें सुनने को मिल जाए दुबई प्रो में, बिकॉज प्राइज मनी अच्छा है, 2-12 डिवीजन में कम्पीट कर सकते हैं। बट द चांसेस ऑफ दिस हैपनिंग आर वेरी लेस। सो एनीवेज गाइस, चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। वो है राफेल बैंडो की। एंड राफेल बैंडो मैन पूरी एक फोर्स लेकर जा रहे हैं इस बार आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील में। कोई मतलब डाउट कर ही नहीं रहा कि राफेल ये शो नहीं जीत पाएंगे। राफेल की टीम टोटली वर्क कर रही है उनके साथ, और उनकी लास्ट अपडेट्स यानी कि जो अभी शेयर करी हैं, उनमें क्लियरली कैप्शन में बोल दिया है कि लास्ट चेक इन्स कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं फिजिक में लास्ट टच कैसे लग रहे हैं। बिकॉज आई थिंक 2-3 दिन रह गए इनके शो में। यस, आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील इसी वीक है, तो मुझे नहीं लगता मैन इनको कोई भी बीट कर सकता है, स्पेशली जैसे ये लग रहे हैं और जिस तरह के इनके प्रपोर्शंस लग रहे हैं। इनकी टीम मिलके बहुत सारा इनके साथ ना हार्ड वर्क कर रही है, पूरे एफर्ट्स दे रही है। और ब्राज़ील की एक फोर्स तो है ही इनके साथ। बाकी बीफ स्टू भी यहाँ पे कम्पीट तो नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, न्यूयॉर्क प्रो में ज़रूर कम्पीट कर रहे हैं। 7 वीक्स आउट हैं वो उस हिसाब से। और 7 वीक्स आउट के हिसाब से गाइस, बीफ स्टू इस वक्त मुझे तो थोड़ा कंडीशन के मामले में थोड़ा सा लैग करते हुए लग रहे हैं, थोड़ा पीछे लग रहे हैं। बाकी बीफ स्टू ने यहाँ पे साइड ट्राइसेप पोज हिट करा है, आई थिंक 280 पाउंड्स के आसपास है ये इस वक्त, और पोज तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। येस, डेफिनेटली, नो डाउट इन दैट। बट यस, कंडीशनिंग का थोड़ा इनको देखना पड़ेगा, स्पेशली बिकॉज वहाँ पे निक वॉकर हैं जो कंडीशनिंग फ्रीक हैं, और दूसरे हैं टोनी ओबर्टन जो अपनी कंडीशनिंग कहीं पे भी लैग करके नहीं आएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक है। और आई थिंक पहले इन दोनों का मुकाबला हो चुका है बीफ स्टू और टोनी ओबर्टन का, और वहाँ पर टोनी ओबर्टन ने बीफ स्टू को बीट कर दिया था विद हिज एस्थेटिक्स एंड डिटेल्ड फिजिक। तो वही है, मुझे इस बार भी यही लग रहा है टोनी ओबर्टन को बीट करना मैन बहुत ही मुश्किल है। अगर टोनियो के पास मसल मास होती ना, तो सच में वो किसी के लिए भी एक चैलेंज बन जाते हैं। लेकिन मसल मास अभी उनके पास थोड़ी कम है उस तरह के कंपेटिटिव होने के लिए। बट यस, एस्थेटिक्स में ही डजंट लैक एनीथिंग, डिटेल्स में ही डजंट लैक एनीथिंग, पीक हिट करने में ही नेवर मिसेस। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है टोनी ओबर्टन के साथ, और मुझे यही लग रहा है कि सेकंड तो टोनी ओबर्टन ही आएंगे। बाकी बीफ स्टू अगर कोई कमाल ही कर दें, अलग से करिश्मा ही कर दें तो बात अलग है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं। आप देखो ये अपडेट देखो टोनी ओबर्टन की, कितने इंक्रेडिबल ये लग रहा है। इस वक्त ये डिप्लीटेड मोड में है। अब ये डिप्लीटेड मोड में इसलिए है बिकॉज अभी न्यूयॉर्क प्रो में तो टाइम है, लेकिन ये कम्पीट कर रहे हैं आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील में भी। यस गाइस, राफेल के साथ कम्पीट करने जा रहे हैं इसी वीक, और इसीलिए इतने ज़्यादा कंडीशन, इतने ज़्यादा डायल्ड इन हमें ये दिख रहे हैं। अब देखो डिप्लीटेड मोड में है, यहाँ पर ये बिल्कुल फ्लैट साइड पर है, उसके बाद भी मसल सेपरेशन और साथ में मसल की जो राउंडनेस है वो आप देख सकते हो। तो इमेजिन करो जब इनके मसल्स फुलनेस कैरी कर रहे होंगे, जब मसल्स फुलर साइड पे होंगे, जब कार्ब लोड हो जाएंगे, तो इनके मसल्स की राउंडनेस और फुलनेस कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। अभी देखो, अभी इनकी राउंडनेस पता लग रही है बहुत ज़्यादा। कंडीशन एब्सोल्युटली दिया, डायल्ड इन टोटली है ये,
तो मुझे तो बहुत अच्छी हाई होप्स है इनसे, और रफ़ाइल से अगर इनकी टक्कर होगी तो मुझे मुश्किल लग रहा है रफ़ाइल से जीतना, लेकिन हाँ कुछ कह नहीं सकते इनके बारे में। अब देखो रफ़ाइल से इनकी टक्कर है, अगर रफ़ाइल वहाँ पे कम्पीट नहीं करे होते ना, ये इनका बैड लक समझो आप कि रफ़ाइल वहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं, बिकॉज अगर रफ़ाइल वहाँ नहीं होते ना तो टोनियो बर्टन का था ये शो। डेफिनेटली मैन इनको बीट करना बहुत मुश्किल हो जाता किसी के लिए भी, क्योंकि और कोई इतना बड़ा नाम नहीं होता फिर। लेकिन रफ़ाइल हैं तो ये बैड लक ही समझो आप इनका कि इनके लिए शो जीतना बहुत ज़्यादा इंक्रेडिबली मुश्किल है। बाकी गाइस आज की अपडेट्स यही हैं, और भी बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं। अब तो रेगुलरली सारे लोग अपडेट्स डाल रहे हैं, तो मैं वो भी कवर करता रहूँगा। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में बताओ यार कि आप क्या सोचते हो किस बारे में, बिग रैमी को देखने के लिए आप लोग कितना एक्साइटेड हो, और क्या आपको लगता है कि बिग रैमी इस साल कम्पीट करेंगे या ऐसे चेंजेस लेके आएंगे जो हम लोग विटनेस करने के लिए रेडी भी नहीं है। कोई भी रेडी नहीं है, और पूरी तरह से एक शॉक कर सकते हैं, एक हाइप क्रिएट कर सकते हैं पिट्सबर्ग प्रो के थ्रू। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो। थैंक यू, बाय बाय।